गुड नमस्ते मॉर्निंग गुरु जी। राकेश। नमस्कार। देखो यहाँ यहाँ तक आप लोगों का हो गया था। इसके आगे अगला है बॉयलर अधिनियम 2025। ये बॉयलर अधिनियम क्या है? बॉयलर क्या है? बॉयलर एक ऐसा उपकरण उपकरण है जिसके दबाव की सहायता से क्या उत्पन्न करते हैं? भाप। भाप उत्पन्न की जाती है। और भारत में वर्ष 2024 तक लगभग 20 लाख स्टीम बॉयलर संचालित संचालित हो रहे हैं। और हाल के समय में भारत सरकार ने संविधान पूर्व के पुराने कानूनों की वर्तमान जरूरतों के अनुसार समीक्षा करने का व्यापक अभियान प्रारंभ किया। इसी क्रम में वर्ष 1923 के बॉयलर अधिनियम की भी समीक्षा की गई है। 1923 का अधिनियम था ये, बॉयलर अधिनियम। इसकी समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिनियम में कई प्रावधान अप्रासंगिक हो गए। बॉयलर संविधान की संवर्धित सूची के तहत आते हैं, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, ये पॉलिटी वगैरह की किताब में नहीं मिलेगा बॉयलर। तो बॉयलर्स जो है, अगर पूछे संविधान की किस सूची में है, तो ये संवर्धित सूची के तहत आता है। जिससे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। बॉयलर विधेयक 2024 को राज्यसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था और राज्यसभा ने इस विधेयक को 4 दिसंबर 2024 को पारित कर दिया। और इसको लोकसभा ने मार्च 2025 में पारित किया है। 4 अप्रैल 2025 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और ये एक्ट बन जाता है। इसमें क्या क्या प्रोविजन है, ये देख लो। बॉयलर एवं बॉयलर घटकों के निर्माण निर्माण स्थापना और परिचालन, बदलाव और मरम्मत संबंधी विनियमन उसको रेगुलेट करेगा ये अधिनियम। निर्माण, स्थापना, परिचालन और बदलाव संबंधी सारी चीजों का को रेगुलेट करेगा। केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का गठन का प्रावधान भी है इस एक्ट में। और राज्य सरकारों को बॉयलर के निरीक्षण प्रमाणन के लिए निरीक्षक नियुक्त करने का भी राइट है। निजी व्यक्तियों को बॉयलर के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए मान्यता का प्रावधान भी यहाँ पे किया गया है। विभिन्न अपराधों दंडों का प्रावधान, तो इसमें इस एक्ट के वायलेशन के लिए 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अनुपालन संबंधी प्रमुख शर्तें क्या है? बॉयलर की डिजाइनिंग और ड्राइंग का निरीक्षण प्रमाणन निर्माण से पहले जरूरी है। उसका पहले डिजाइन और ड्राइंग का निरीक्षण किया जाएगा। निर्माण के दौरान चरणबद्ध तरीके से निरीक्षण किया जाएगा, सही तरीके से संचालित है या नहीं है। बॉयलर के परिचालन से पूर्व 12 महीनों के लिए अनिवार्य पंजीकरण, जिससे नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। और यह अधिनियम 25 लीटर से कम क्षमता वाले, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम दबाव वाले और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करने वाले बॉयलरों पर लागू होता है ये, याद रखना। 25 लीटर से कम क्षमता वाले और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम तापमान, ठीक है, कम तापमान पर गर्म करने वाले बॉयलरों पर लागू नहीं होता ये। नेक्स्ट देखो, भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास का प्रथम चरण। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा जो कवरेज है वो 2021 में 24.4% था, सामाजिक सुरक्षा कवरेज। और ये किसकी रिपोर्ट है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ये, जिसने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी की है। जिसके अकॉर्डिंग भारत में जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वो 21 में 24.4% था, जो बढ़कर दोगुना हो गया 2024 में। कितना? 48.8%। ये याद रखना, इंपोर्टेंट आता है। और 19 मार्च 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पोलिंग अभ्यास के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। ठीक है, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया, भारत सरकार द्वारा
क्या किया गया? सामाजिक सुरक्षा कवरेज का मूल्यांकन। इसके लिए उन्होंने भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पोलिंग अभ्यास के पहले चरण की शुरुआत करी है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? भारत के कल्याण परिदृश्य की अधिक समग्र तस्वीर के लिए कई योजनाओं से डेटा को क्या करना है? इकट्ठा करना है। कई योजनाओं का डेटा को समेकित करना है, ये बोला है। समेकित मतलब इकट्ठा करना है। जो भी योजनाएं चल रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनसे डेटा ये लेंगे, इकट्ठा करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 48.8% बताया गया है, जो भारत सरकार के अनुसार सही तथ्य नहीं है। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसको डिनाई कर दिया है। ये जो फैक्ट है ये सही नहीं है, इसलिए वो अब कई योजनाओं से लेके डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है सामाजिक सुरक्षा कवरेज का मूल्यांकन कर रहा है। पहले चरण में इन्होंने 10 राज्यों को लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले चरण में उन्होंने 10 राज्यों को लिया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार लगभग 92 करोड़ लोग, जो कुल जनसंख्या का 65% है, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसी न किसी रूप से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं। ठीक है, चाहे वह नगद सहायता हो या वस्तु के रूप में हो। ठीक, ये तो इन्होंने इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बताया, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये बोला है कि भारत में 92 जो करोड़ लोग हैं, 92 करोड़ लोग, जो जनसंख्या का कितना परसेंट है? 65%, किसी न किसी तरीके से भारत सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी कब? आयुष्मान भारत की तो ये हुई थी 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, ये याद रखना, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत हुई थी। और 26 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 39.94 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। ये सामाजिक सुरक्षा योजना तो है। ठीक है, चाहे वो बीमा योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, अन्य कल्याण योजना है, जो कुल मिलाकर लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में लाभ पहुंचा रही हो, वो सारी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा योजना है। ठीक, यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है प्रति परिवार, एक परिवार को, ये याद रखना है। ठीक, और ये योजना आयुष्मान भारत कब स्टार्ट हुई है? 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुई है, और उन्होंने बोला है कि लगभग 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अब देखो, नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये कोरोना के टाइम पे, कोरोना जब चल रहा था उस टाइम पे ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, फूड सेफ्टी के लिए ये स्टार्ट की गई थी 26 मार्च 2020 को। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए शुरू की गई योजना कमजोर आबादी को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए स्टार्ट की गई थी। दिसंबर 2024 तक 80.67 करोड़ मुफ्त लोग जो है मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और जो लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लक्षित कवरेज के करीब है। ठीक, इन्होंने टारगेट रखा था वो इतना रखा था, लेकिन ये लगभग 80.67 लाख करोड़ जो लोग हैं मुफ्त में खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये और याद रखना, इसमें गरीब कल्याण अन्न योजना में जो बजट का प्रावधान किया गया इस बार, ये है बजट। ठीक है, 20,03,000 के आसपास बजट प्रावधान किया गया है। इतना बजट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए। 26 मार्च 2020 को ये योजना शुरू की गई थी। ठीक, कोरोना के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, कोविड-19 महामारी के कारण जो है लोगों को खाद्यान्न की दिक्कत हो रही थी। अगला देखो, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल जो है ये असंगठित श्रमिकों के लिए स्टार्ट की गई थी, जो इधर उधर लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था ये ई श्रम पोर्टल, ताकि सरकार के पास आंकड़ा रहे कि कितने असंगठित क्षेत्र के युवक हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको डायरेक्टली
उनको लाभ पहुंचाया जा सके, इसलिए जो है ये शुरू किया गया था ई श्रम पोर्टल। यह पहला श्रम पहला यह पहल श्रमिकों की बड़ी हुई सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सार्वभौमिकता खाता संख्या प्रदान करती है। एक तरीके से जैसे आधार कार्ड की संख्या होती है, उसी तरीके से ई श्रम पोर्टल में एक संख्या होगी। ठीक है, तो उसका डेटा होगा जिसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या काम करता है ई श्रम पोर्टल में। ठीक है, और यहाँ देखो नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, इसके 10 साल पूरे हो गए 2025 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सुरक्षा योजना ही है। तो 9 मई 2015 को शुरू की गई योजना जो है अटल पेंशन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से गरीब, तो वंचित और असंगठित क्षेत्र के युवकों, वो जो श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अटल पेंशन योजना का एज क्राइटेरिया बताओ जरा, एज क्राइटेरिया कितना है? 40 सर। 18 से 40। ठीक है, 18 से 40 वर्ष के युवाओं को इसका इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अटल पेंशन योजना याद रखना है। प्रीमियम और ये बता जरा, किसी को याद है प्रीमियम कितना था अटल पेंशन योजना में? 436 पर ईयर। 436 नहीं सर, रुपए। ये सर ये ये तो कितना था? पीएम सुरक्षा योजना का इसका कोई प्रीमियम है सर? इसका प्रीमियम नहीं था, क्योंकि ये 1000 से 5000 तक का था, तो जिसको जैसा चाहिए वैसा ले लो। 5000 तक का। अरे 20 रुपए कुछ करके था क्या? वो दूसरा था सर, वो वो पीएम सुरक्षा योजना थी। दुर्घटना वाला है, एज के अकॉर्डिंग होता है ये। सर 1000 से 5000 रुपए तक कैसे मिलेगा सर? हाँ, इसमें 1000 से 5000 का पेंशन था। इसका प्रीमियम नहीं, वैसा नहीं, फिक्स नहीं है। अच्छा अच्छा, और ये आई थिंक 60 साल की एज के बाद जो है पेंशन मिलना स्टार्ट होगी इसमें, है ना? यस जी सर, 1000 से 5000 तक, जिसको जैसा चाहिए वैसा ले। 1000 से 5000 रुपए तक पेंशन इसमें मिलेगी। ठीक है, समझ गए, ये वही है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट देखो, गरीबी घटाना। पिछले दशकों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों के कारण जो है लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार ने ये बोला है कि गरीबी घटाई है उन्होंने पिछले दशक में, और लगभग 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, जो सरकार के हस्तक्षेप के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट देखो, देखो दिल्ली में चुनाव वगैरह हुए, तो ये खैर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना कि दिल्ली की जो विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। ये याद रखना बस, दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 हैं, और इनमें से 2 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व होती है। ठीक, एससी के लिए रिजर्व होती है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी जीती थी यहाँ पे, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखना कि अभी वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता सर। रेखा गुप्ता। ठीक है, 9वीं मुख्यमंत्री है ये दिल्ली की, रेखा गुप्ता। उनका निर्वाचन जो क्षेत्र था वो शालीमार बाग से चुनी गई थी। नेक्स्ट देखो, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, इनकी भारत पे आधिकारिक यात्रा इनकी हुई है। ठीक, आधिकारिक यात्रा भारत की हुई है, और उर्सुला वॉन कुछ करके नाम है। ये देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर लगभग फरवरी में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, इनकी भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही है ये। उनका अध्यक्ष के तौर पर तीसरा भारतीय दौरा था। ये यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का पहला भारतीय दौरा रहा है। बस इतना ही याद रखना उनका नाम, और ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो, प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा। प्रधानमंत्री जी फ्रांस की यात्रा पर गए, कब गए देखो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी 10-12 फरवरी को 2025 के दौरान फ्रांस की यात्रा पर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी की फ्रांस की छठवां दौरा था इनका, और
भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वार्षिक बैठक वर्षगांठ के अवसर पर बैस्टिल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस का दौरा किया है। ठीक है, तो वहां पे फ्रांस में एक बैस्टिल दिवस मनाया जाता है, समारोह होता है। तो वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में जो है उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्रांस के राष्ट्रपति जनवरी 2024 में भारत के दौरे पर थे, जब भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि, जब वे मुख्य अतिथि थे, यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आई थी 75 में, जब गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति आई थी, तब इन्होंने निमंत्रण दिया होगा इनको कि आने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन, ये याद रखना, अगर ये पूछे एआई एक्शन शिखर सम्मेलन कब हुआ है, वो कहां पर हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, जिसमें फ्रांस फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सह अध्यक्षता करी, दोनों ने। ठीक है, सह अध्यक्षता की है, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मोदी जी ने सह अध्यक्षता की है यहाँ पे, किसकी, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की। हुआ कहां पर है ये, फ्रांस में हुआ है, याद रखो। अगला देखो, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत अगले एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने मार्शले मार्शले में संयुक्त रूप से भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया है कहां पर, फ्रांस में, मार्शले में। ठीक है, अगला देखो, इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई और भारत के निमंत्रण पर फ्रांस ने मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का निर्णय लिया। इसको याद रखना है, मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसमें भारत, यूएई और भारत के निमंत्रण पर फ्रांस ने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। ठीक है, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, यूएई भी कर रहा है और फ्रांस भी कर रहा है, भारत के निमंत्रण पर इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था। अध्यक्षता किसने करी थी, तो फ्रांस के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और एक महावाणिज्य दूतावास ओपन कर रहे हैं, और भारतीय दूतावास कहाँ पर, मार्शले में, भारत द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, और मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने के लिए किसको निमंत्रण दिया है, भारत ने निमंत्रण दिया है, तो ये यूएई और फ्रांस दोनों लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला देखो, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद और संवैधानिक संदर्भ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। सत्ताईस फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में मतदाता पहचान पत्रों की डुप्लीकेट नंबर प्राप्त हो रहे हैं। इससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे मतदाता पहचान प्रणाली की विश्वसनीयता पर बहस शुरू हुई है। तो कई जगह देखने को मिला है कि जो मतदाता पहचान पत्र है वो डुप्लीकेट बन रहे हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने इस पर जो एक्शन लिया है, और डुप्लीकेट मतदाता पत्र प्रकरण चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया, और हालांकि जो है इलेक्शन कमीशन ने इसको स्वीकार किया, और दशकों से लंबित तकनीकी खामी है जिससे 3 महीने के भीतर ठीक किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला। ठीक है, और चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को 2 माह में ही सुधार लिया। ठीक, और डुप्लीकेट एपेक मामलों को चिन्हित कर सभी प्रभावित मतदाताओं को नई यूनिक एपेक संख्या दी गई, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक मतदाता को एक अद्वितीय पहचान कोड प्रदान करता है ये। ध्यान देखो, ये एपिक नंबर क्या है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। एपिक का मतलब है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। प्रत्येक मतदाता के लिए 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है।
वर्ष 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? टीएन शेषन। टीएन शेषन के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, इपिक नंबर की। ठीक है, 1993 में। और एरोनेट क्या है ये वर्ष 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाता सूची के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए है। ठीक है, मतदाता सूची को ये मैनेज करता है, प्रबंधन करता है। ठीक है, एरोनेट। संविधान को कानूनी प्रावधान, तो भारतीय संविधान के प्रावधान कुछ आर्टिकल इंपोर्टेंट है, ये देखो। आर्टिकल 324 कहता है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग में निहित होगी। ठीक है, ये आर्टिकल कहता है 324। निर्वाचन आयोग है इसका आर्टिकल 324 में। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग कौन सा आर्टिकल? 324। 325 क्या कहता है? 325 कहता है कि मतदाता सूची में किसी भी नागरिक को केवल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन आधारों पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी भारतीय नागरिक को, इन आधारों पर। 326 क्या कहता है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 326 कहता है। और वयस्क मताधिकार की एज कितनी है? 18। पहले कितनी थी? 21। और 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा एज को 21 से घटा के कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। तो याद रखना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव में वयस्क मताधिकार की एज कितनी है? 18। यहाँ देखो लिखा हुआ, 18 से अधिक आयु के अब प्रत्येक नागरिक मतदान का अधिकारी होगा। ये सब नहीं पढ़ना है। यहाँ देखो, मुल्ला पेरियार बांध विवाद। ठीक है, अब ये मुल्ला पेरियार बांध जो विवाद है, ये तमिलनाडु और केरल के बीच रहता है। तमिलनाडु और केरल के बीच रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप किया गया। तो मुल्ला पेरियार बांध भारत के सबसे पुराने और जटिल अंतर राज्यीय जल विवादों में से एक है, जिसमें तमिलनाडु और केरल की सरकारें बांध की सुरक्षा, संचालन और मरम्मत कार्यों को लेकर मतभेद रखती हैं। ठीक है। और 19 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में केरल के खिलाफ तमिलनाडु की शिकायतों की जांच के लिए एक पर्यवेक्षी समिति, ठीक है, सुपरवाइजरी कमेटी को विचार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार बांध के लिए एक सुपरवाइजरी कमेटी बना दी। केंद्र सरकार द्वारा भारत राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा प्राधिकरण के प्रमुख की अध्यक्षता में इस समिति का गठन 3 जनवरी 2025 को किया गया था। ठीक है, यहाँ देखो,
मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले के थेक्कड़ी में पेरियार नदी पर स्थित एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है ये बांध मुल्ला मुल्ला यार और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है, इसलिए मुल्ला पेरियार बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका निर्माण 1887 में शुरू हुआ था और 1895 में पूरा हुआ। इसका निर्माण कार्य पेनी क्विक के नेतृत्व में किया गया था। बस 1979 में केरल सरकार ने बांध की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और इसे नया बनाने की मांग की। किसने? केरल सरकार ने। ठीक है, यह मुद्दा तब से कई न्यायिक और प्रशासनिक फैसलों का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु का पक्ष क्या है? तमिलनाडु बोल रहा है कि तमिलनाडु द्वारा मुल्ला पेरियार बांध के जल स्तर बढ़ाकर 136 फीट से 142 फीट करने और अन्य शुद्धिकरण नियमों की जो है मांग की गई, उपायों की मांग की गई। तमिलनाडु कह रहा है कि जल स्तर को बढ़ाओ, 136 से इतना फीट बढ़ाने की मांग करिए। ठीक है, जबकि केरल द्वारा केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम पारित कर इसे खतरनाक बांधों की सूची में डाल दिया गया, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि केरल को ज्यादा नुकसान होगा अगर ये बांध टूटेगा तो। ठीक है, तो केरल का भी कहना सही है कि अगर जल स्तर कैसे बढ़ा दें। ठीक है, और तमिलनाडु को पानी की जरूरत है तो तमिलनाडु ही बोल रहा है कि पानी की मात्रा को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो दोनों की बातें सही है, लेकिन बांध में दिक्कत है। ठीक है, तो केरल का पक्ष है कि बांध 125 वर्ष से अधिक पुराने होने के कारण संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त है और बांध टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। समझ गए? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया है और कमेटी बनाई है। ठीक। यस सर। स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी तो नहीं दिख रही सर। देखो।
देखो यहाँ पे अगला है त्रिपुरा भाषणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर। एमओयू जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एमओयू साइन किया गया है। त्रिपुरा ने जो है भाषणी के साथ एमओयू साइन किया है। और ये क्या है? बजट 2021 जो निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 21 और 22 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की घोषणा की है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को भाषणी नाम दिया गया। याद रखना, राष्ट्रीय भाषा जो अनुवाद मिशन है इसको क्या नाम दिया है? भाषणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषणी को 3 वर्ष की अवधि हेतु 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। 3 वर्ष की अवधि के लिए। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अधीन डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग भाषणी की गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन कर रहा है। कौन कर रहा है इसका प्रबंधन और संचालन? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग, ठीक है, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन, ये प्रबंधन और संचालन कर रहा है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ एक एमओयू साइन किया है, क्योंकि यही तो मैनेजमेंट कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, संचालन कर रहा है। इसी के साथ एमओयू साइन किया है। भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी। और यह 8वां ऐसा राज्य है जिसने भाषणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। भाषणी क्या है? भाषणी जो है ये एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है, ठीक है, जिससे विभिन्न भाषा बोलने वालों के लिए जो है आसानी होगी। इसको कुंभ में भी इसको इंस्टॉल किया गया था, कुंभ में भी, ठीक है। एआई संचालित है, विभिन्न भाषा के लोग इससे बातचीत कर सकते हैं और उसी भाषा में ये रिप्लाई देता है, भाषणी, ठीक है। तो भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया भारत का एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है ये, ठीक। यहाँ देखो, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से करोड़ों लोग आए थे और इस विविधता के बीच इस आयोजन में सभी भागियों के लिए सहज संचार और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भाषणी का उपयोग किया गया। भाषणी ने अपनी उन्नत बहुभाषी क्षमताओं के माध्यम से महाकुंभ के दौरान घोषणाएं, कार्यक्रमों की समय सारणी और सुरक्षा दिशा निर्देश, ये सब 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान करी है। 11 भाषाओं में ट्रांसलेशन में सक्षम है। अगला है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। ये हम लोग जिससे पढ़ रहे थे उसी से पढ़ाएंगे, इससे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जिस फाइल में हम लोगों ने वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट की थी, उसी से करेंगे, इससे नहीं करेंगे। चलो यहाँ देखो, तमिलनाडु में लौह अयस्क की शुरुआत की पुष्टि। तो ये है आपका तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि। तमिलनाडु में हुई नई खोजों से पता चलता है कि दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत लगभग 3345 ईसा पूर्व में हुई थी, जो अब तक के माने गए समय से लगभग 2000 वर्ष पहले के समय को दर्शाती है। ये खोज तमिलनाडु के कौन सा जिला है? तुतुक्कड़ी जिले के शिवगलाई स्थल पर हुई है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक पद्धति है जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कितने वर्ष पुराना कोई चीज है। रेडियो कार्बन जो डेटिंग जो विधि है, इसके अनुसार तमिलनाडु में लौह उपयोग की शुरुआत जो है 3345 ईसा पूर्व में हुई थी, इसमें ये बताया गया, ठीक। और बस इतना, कुछ ज्यादा खास नहीं है, इतना याद रखो। यहाँ देखो, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन हुआ है। सोनमर्ग का अर्थ सोने का मैदान, और ये सोनमर्ग श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के साथ जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य में से एक है, ठीक है। वहीं सोनमर्ग को NH1 पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण एक अद्वितीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिकूल
मौसमी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप लगभग 4 माह तक सड़क बंद रहने के कारण जो है सोनमर्ग पर्यटकों सोनमर्ग जो है पर्यटकों की पहुंच से दूर रहता है। तो, तो सोनमर्ग में आसानी से आवागमन के लिए जो है क्षेत्र में सभी मौसमों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक जेड मोड परियोजना को आरंभ किया गया है। जेड मोड परियोजना को आरंभ किया गया ताकि लोगों को आसानी हो सोनमर्ग तक जाने में। ठीक है। और वैसे पता सोनमर्ग है ये सब क्या है, घास के मैदान बड़े बड़े क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को जो है वहां पे क्या कहते हैं, मर्ग मर्ग बोलते हैं। और यही यही मैदान जो है ये उत्तराखंड में कहलाते हैं क्या, उत्तराखंड में कहते हैं इनको बुग्याल, बुग्याल या पयार बोलते हैं। ठीक है। सोनमर्ग में जो मर्ग में आपके आ जाएंगे, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, ये सारे घास के मैदान आ जाएंगे। यहाँ देखो 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग का पुनर्निर्माण सोनमर्ग सुरंग के रूप में कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। इस सुरंग का पुनर्नामकरण जो है सोनमर्ग सुरंग के रूप में कर दिया गया। और उल्लेखनीय है कि जेड मोड सुरंग का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के जेड आकार के उस सड़क खंड के नाम पर रखा गया था जहां पर सुरंग का निर्माण किया गया था। जेड मोड सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। कहां पर है? गांदरबल जिला, जम्मू कश्मीर में, वहीं पर है जेड मोड सुरंग। और इस सुरंग परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर है, याद रखना है ये 12 किलोमीटर है। इसे 2700 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। जो अमाउंट है 2700 करोड़ रुपए इसमें लगा है। और ये 2 लेन वाली द्विदिशात्मक सड़क सुरंग गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है ये द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है ये गांदरबल जिले में। ठीक है, 2 लेन वाली है ये। और श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी ये सुरंग। ठीक है, श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में। अगला है केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। केन और बेतवा नदियों को मिलाने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई गई। ठीक है। और यहाँ देखो 25 दिसंबर 2024 को नरेंद्र मोदी ने केन और बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया। 25 दिसंबर 2024 को इस परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया, एमपी के खजुराहो में। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है ये। ठीक है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना इसके तहत पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। ये पहली परियोजना है जो नदियों को जोड़ने के लिए, फर्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, यूपी एमपी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। देश में पहली बड़ी केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो पहली बड़ी जो है केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना है ये केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है। और परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है जो, इससे दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक एक विशेष प्रायोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। परिव्यय की बात करते हैं तो कितना पैसा इसमें लग रहा है? लगभग 44,605 करोड़ रुपए जो है कुल लागत इसमें लगेगी इतनी। ठीक है, जो वर्ष 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। और लाभान्वित होने वाले राज्यों की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि यूपी एमपी लाभान्वित होंगे। और उत्तर प्रदेश की आप जिले देख लो, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है,
है ना। तो ये 4 जिले आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं। बांदा को फायदा मिलेगा, महोबा को मिलेगा, झांसी को, ललितपुर को, इनको फायदा मिलेगा। और एमपी के सबसे ज्यादा जिले हैं, पन्ना है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, ये सारे जिले हैं, ठीक। केन बेतवा लिंक केन बेतवा नदी। केन नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर राज्यीय नदी है, अंतरराज्यीय नदी, ठीक है। ये केन नदी एमपी और यूपी के मध्य। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थल जो है केन का कटनी जिला मध्य प्रदेश स्थित अहिर अहिरगवा गांव गांव है, अहिरगवा गांव है, यहीं से इसका उद्गम स्थल है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिससे जिसमें से 292 किलोमीटर एमपी में और 84 किलोमीटर यूपी में है, ठीक है। कितना? 292 किलोमीटर एमपी में और 84 किलोमीटर यूपी में। ये बांदा जिला उत्तर प्रदेश स्थित चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। कौन सी नदी? कैन नदी, यमुना की सहायक नदी है ना। तो ये चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है, बांदा जिला उत्तर प्रदेश में, ठीक। इस नदी पर स्थित रानेह जलप्रपात एवं कैन घड़ियाल सेंचुरी दो प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र है। तो ये आपको याद रखना है। रानेह जलप्रपात किस नदी पर है? रानेह जलप्रपात कैन नदी पर है, ठीक है। रानेह जलप्रपात कैन नदी पर। और कैन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, ठीक है। और बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिला एमपी से ही है, याद रखना। दोनों नदी एमपी की है, कैन नदी भी और ये बेतवा नदी भी, दोनों एमपी की है। ये कटनी जिला एमपी से आती है, ये कैन कैन कहाँ से कटनी, ऐसे बना लो। और ये बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिला मध्य प्रदेश से। बेतवा नदी पर राजघाट है। देखो बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थित है, ठीक है। तो याद रखना, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है ये। और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना की सौर क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट है। ये परियोजना मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है, ये सबसे बड़ी है ये, ठीक है। ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है ये, सबसे बड़ा। इस पार्क की कुल क्षमता 600 मेगावाट है, ठीक। अगला देखो, जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन परियोजना। जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना वर्तमान में भारत एक असंतुलित लॉजिस्टिक परिदृश्य का सामना कर रहा है, जिसमें माल परिवहन के लिए सड़कों एवं रेल नेटवर्क पर काफी अधिक निर्भरता है। सड़कों एवं रेल नेटवर्क पर काफी अधिक निर्भरता है। 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक नामक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? तो ये जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने जलवाहक नामक एक अंतर जलमार्ग कार्गो संवर्धन परियोजना को इन्होंने जो है लॉन्च किया है। इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है जलमार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन को बढ़ावा देना, ठीक है। कि पानी वाले छोटे छोटे जो शिप चलेंगे ना, पानी वाले जो जहाज चलेंगे, इसके माध्यम से जो व्यापार को सुगम बनाना, ठीक है। और पर्यावरण के प्रति भी मैत्रीपूर्ण होगा। अब ऑब्वियस बात है कि जब अंतरदेशीय जलमार्ग जब चले, जलमार्ग को जो ये कार्गो जो
जो वाहन है, जलवाहक जो है, ये चलाए जाएंगे, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग पर चलेंगे। ठीक है। तो ये इसमें जलवाहक योजना में कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग इसमें दिए गए हैं, ये देख लो। राष्ट्रीय जलमार्ग वन, गंगा नदी के साथ साथ, गंगा नदी के साथ साथ ये मिलेगा। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग तो यही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलेगा। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग 16 ये बराक नदी पर है, के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करती है ये। ठीक है। तो कुल मिलाकर नेशनल नेशनल वाटरवेज है, ये थोड़ा सा याद कर लेना ज्योग्राफी में। ये कौन सा वाटर मार्ग, नेशनल वाटर मार्ग जो वाटरवेज है, किस नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा। इस परियोजना के अंतर्गत कार्गो मालिकों द्वारा अंतर देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्रों के उपायों को बढ़ावा देने के लिए 35% का प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव। इस यात्रा के दौरान मोडेरा मोडेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात का दौरा किया था जब 2022 में। जो मोडेरा जो गांव है गुजरात का, उसको भारत का पहला 24 घंटे सौर संचालित सोलर पावर्ड गांव घोषित किया गया था, इसको मोडेरा को। ठीक है। और दिसंबर 2024 में मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती गांव घोषित किया गया। ये सीमावर्ती है मसाली। ठीक है। और यह गांव गुजरात के बनासकांडा जिले के सुईगाम तालुका में स्थित है। तो कहां पर है ये? मसाली, गुजरात में। सीमा पे है, सीमा सीमा के पास है। और गुजरात की सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से। ठीक है। और यहाँ देखो, यह गांव गुजरात के बनासकांडा जिले के सुई गांव तालुका में स्थित है, याद रखना है। और यहाँ पर देखो, इस गांव को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। ठीक है। और मसाली मोडेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव है। मोडेरा के बाद दूसरा है, लेकिन अगर सीमावर्ती पूछे तो पहला है। ठीक। और आप लोगों के लिए ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। और हालांकि ये मैंने पहले पढ़ाया था, सूर्य गांव मुफ्त बिजली योजना कब स्टार्ट हुई है, क्या क्या है इसका, इसके बाद इसकी सारी डिटेल इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला संविधान संग्रहालय। पहला है संविधान संग्रहालय, कहाँ पर बना है? यहाँ देखो, अर्जुन ये न्याय मंत्री है, न्याय राज्य मंत्री, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। और यह संग्रहालय का उद्घाटन जो है, इस संग्रहालय का उद्घाटन ओपी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है। सोनीपत, सोनीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में सर। हरियाणा। ठीक है, तो ये हरियाणा में किया गया है, सोनीपत। ठीक है। इस संग्रहालय का उद्घाटन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ है, उसके ऐतिहासिक अवसर पर उपलक्ष्य में इसको किया गया है। सीधे सीधे पॉइंट बन के आ सकते हैं कि कौन सी संविधान जो संविधान अपनाने की कौन सी वर्षगांठ पर किया गया, तो 75वीं वर्षगांठ पर किया गया है। ठीक। रूपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय और अधिकार और स्वतंत्रता अकादमी की स्थापना की गई। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन सोनीपत हरियाणा से ही शुरू हुई थी योजना। हाँ, ये थोड़ा पुरानी योजना है, ये पुराना न्यूज है। ये संविद संविद क्या है? संविद भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है। ये भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण किया गया है। यह रोबोटिक टूर गाइड संविद नाम दिया गया इसको।
भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड, ठीक है, कौन है? संबित। यहाँ देखो, भारतीय संविधान की अगली की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई कब? 26 नवंबर 2024 को, ठीक है। और यह समारोह जो है, यहाँ पे समारोह का आयोजन किया गया, और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किया गया। इसकी थीम है ये। द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में यहाँ पे संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान सभा भारतीय संविधान का विमोचन किया गया, संस्कृत और मैथिली भाषा में। 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया है। याद रखो, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। 1949। 2024 में 2024 में हाँ 2024 में कौन सा संविधान दिवस मनाया गया? 10वां। 2024 में 10वां संविधान दिवस मनाया गया है। इस वर्ष संविधान दिवस की थीम क्या है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद। नेक्स्ट, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ की सीटें कितनी है, झारखंड में सीटें कितनी है विधानसभा की, या महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें कितनी है, और झारखंड और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बना है, ये थोड़ा देख लो बस। बाकी यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, झारखंड विधानसभा चुनाव, झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल सीटें झारखंड में कितनी है? 81। झारखंड की विधानसभा में सीटें कितनी है? 81। और यहाँ पर आपको 9 सीटें जो है एससी की हैं, और 28 सीटें एसटी की हैं, ठीक है। 9 + 28, 9 एससी की, ये एसटी की, ठीक है। एससी एसटी की मिला के बोलो, फिर को जोड़ देना। नेक्स्ट देखो, तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हेमंत सोरेन, उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ देखो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, बीजेपी पार्टी से शायद इन्होंने ये हम इन्होंने मिलकर बनाई है, और 34 सीटें इनकी इन्हें मिली है, 21 सीटें बीजेपी पार्टी को मिली है, ठीक है। ये खैर पूछता नहीं है, ठीक? ये पूछता नहीं है, बस बता दिया आप लोगों को। सीटें बस याद रखना, सीटें झारखंड में कितनी है विधानसभा की? 81। 81, ठीक है। और एससी की सीटें कितनी है बताओ? एससी कितनी है और एसटी कितनी है? एसटी की 17-28 है। एसटी की 28 है, और एससी की 9। 9, ठीक है। तो एससी की 9 है और एसटी की 28। महाराष्ट्र की देखो, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए, तो महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में इसकी कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे सीटें हैं कितनी? 288, ठीक है। और चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा है? तो यूपी यूपी में कितनी है? 545 या 43। अरे नहीं, 403। 403, 403। 403, ठीक। और पहले नंबर पर तो यूपी हो गया विधानसभा की सीटों के मामले में। सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक है। 2 3 4 राज्य याद कर लेना आप लोग कि पहले नंबर पर विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य की है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, फिर तीसरे पे कौन है, फिर चौथे पे कौन है, ठीक है। तो ये कंफर्म करके एकदम करेक्ट अंदाजा मत लगाना, करेक्ट कंफर्म करके बताना और ग्रुप में डालना। ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, और एससी की सीट कितनी है? 29, और एसटी की सीट कितनी है? 25, ठीक है। बीजेपी पार्टी की सरकार बनी है महाराष्ट्र में, 132 सीटें, और मुख्यमंत्री कौन बनाया गया है बीजेपी का यहाँ पे? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का सर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, देखो ये लिखा है, शिवसेना के एकनाथ शिंदे
को जो है बनाया गया है फडणवीस तो और ये नाम चाहिए। अजीत को जो है उप मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। प्राकृतिक खेती एक प्रकार की रसायन मुक्त खेती होती है, केमिकल फ्री फार्मिंग। किसी प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है इसमें। प्राकृतिक खेती खेती मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को प्रतिपादित किया गया है केंद्र सरकार ने स्वतंत्र और पृथक योजना के रूप में। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को आरंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है और इस योजना को एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। ठीक है, एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। यह योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्ट करी गई है। कौन सी योजना? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। किसको, किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्ट किया गया। ठीक है, इस योजना हेतु कुल जो आउटले है, कुल जो टोटल खर्च होगा वो 2481 करोड़ रुपए निर्धारित है। 15 वित्त आयोग की अवधि जो है 25-26 तक होगा, जो कि 15 वित्त आयोग 25-26 तक होगा। ठीक है, अगले 2 वर्षों में इस मिशन को प्राकृतिक खेती को अपनाने का इच्छुक जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों के 15,000 समूह क्लस्टर्स में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुल मिलाकर जो ये जो मिशन है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसको 15,000 क्लस्टरों में लागू किया जाएगा 2 वर्षों में। अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक खेती को अपनाने की इच्छुक जो ग्राम पंचायत है उनके 15,000 क्लस्टर से 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा। इस मिशन का, इस पहले का उद्देश्य क्या है कि देश के 1 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना। ठीक है, और लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है। ठीक है, साथ ही आवश्यकता आधारित 10,000 जैव उन्मुख संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और इस मिशन के तहत लगभग 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फॉर्म, ठीक है, तो ये मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म स्थापित किए जाएंगे। समझ गए? तो ये हो गया। अब आते हैं अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी मिली है। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? ये 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की नीति आयोग की एक पहल है। नीति आयोग की पहल है, ये किसकी पहल है? नीति आयोग की। अटल इनोवेशन मिशन उद्देश्य क्या है? देश में इनोवेशन को बढ़ावा देना, नवाचार है, उद्यमिता है, उसकी कृषि और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल की स्थापना जो है 2016 में की गई, शुरुआत की गई थी 2016 में शुरुआत की गई। 25 नवंबर 2024 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वावधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। इसको जारी रखा जाएगा और इसमें जो बजट अलॉट हुआ है वो हुआ है 2750 करोड़ रुपए अटल इनोवेशन मिशन में। इस मिशन की जो अवधि है वो 31 मार्च 2028 रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो अवधि है वो बढ़ाई गई है और 2028 तक, 31 मार्च 2028 तक है। 31 मार्च 2028 तक निर्धारित है मिशन की अवधि। अटल इनोवेशन मिशन जो है 2.0 निम्न 3 तरीकों से भारत के नवाचार और उद्यमिता कार्यतंत्र को सुदृढ़ बनाएगा। 3 तरीके कौन से हैं? एक, इनपुट को बढ़ाकर, अर्थात अधिक नव प्रवर्तकों, अधिक इनोवेटर्स एवं उद्यमियों को शामिल करके, इनपुट को बढ़ा के, और अधिक स्टार्टअप्स को सफल होने में मदद करके। जो स्टार्टअप्स हैं उनकी हेल्प करके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सफल हो सके। ठीक है, ये सारी बात है। और आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके, बेहतर नौकरियों, उत्पादों एवं सेवाओं को उत्पन्न करके।
अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के माध्यम से कई नए कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाएगा। ये कही लिपि, ये क्या है, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। इसका उद्देश्य भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार और उद्यमिता पारितंत्र का निर्माण करना है। ठीक है। क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 नवाचार केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। 30 नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। और लगभग 2500 नई अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे, जो कि बजट में इनकी घोषणा है। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे, ये सारी बातें बजट में भी मेंशन है। ठीक, अगला देखो। अगला है, यहाँ देखो 2019-20 में लगभग 27% से बढ़ाकर 2035 में 35 तक 50% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ये खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये इसकी बात कर रहे हैं, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की। ठीक है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है, इसमें हायर एजुकेशन, जो उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना नामक एक एक छत्र योजना के तहत संचालित की जाती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2019-20 में 27% से बढ़ाकर ये 35 तक 50% तक करने का टारगेट है। कुल मिलाकर ये हायर एजुकेशन को जो है बढ़ाने के लिए है, प्रोत्साहन देने के लिए, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, क्योंकि कुछ छात्र जो है उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, किसकी वजह से, पैसे की वजह से, निर्धनता की वजह से। तो ये चीज बाधा ना आए, इस वजह से जो है छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण या ब्याज सब्सिडी या शिक्षा ऋण के तहत क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। देखो ये लिखा है, यहाँ देखो, यह सहायता छात्रवृत्तियों, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी रूप में प्रदान की जाती है। और उच्चतर शिक्षा विभाग की वित्तीय सहायता योजनाएं, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना नामक एक छात्र अम्ब्रेला स्कीम के तहत स्टार्ट संचालित की जाएगी। ठीक है, जो हायर एजुकेशन है उसमें सकल नामांकन जो अनुपात है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है 19-20 में लगभग 27%, इसको बढ़ाकर 35 तक ये 50% करने का टारगेट बनाया है इस योजना में। अगला देखो, और यहाँ पर देखो 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। यह नई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण कोई भी छात्र जो है, कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना हो। इस योजना के तहत किसी गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर छात्र को बिना जमानत गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसको ऋण दिया जाएगा। यह ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह ऋण पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस व अन्य संबंधित खर्चों को कवर करेगी। यह योजना एक सरल, पारदर्शी, छात्र अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी, जो परस्पर संगत और पूरी तरीके से डिजिटल होगी। पात्रता क्या है? यह योजना NIRF इंडिया रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च संस्थानों में प्रवेश पर लागू होगी। ठीक है, जो इंडिया रैंकिंग में जो काफी शीर्ष जो संस्थान है हायर एजुकेशन में, जो शीर्ष संस्थान है उन पर लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संस्थानों का विवरण, तो इन्होंने संस्थान बता दिए कौन कौन से संस्थान यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, प्रदान किए जाने वाले लाभ, इस योजना के तहत लगभग 7.5 लाख रुपए तक का ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है
और किसी अन्य सरकारी या छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है, उन्हें 10 लाख रुपए तक का ऋण, ठीक है, ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की ब्याज सब्सिडी पर 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसमें ये बोला गया जिनके 8 लाख से जिनकी लगभग पारिवारिक है 8 लाख रुपए है, ठीक है, उन्हें 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। कोई सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभ भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, पात्र नहीं है। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता प्रदान की जाएगी। 1 लाख विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है। अब शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी कौन कौन सी पहल है? पीएम श्री योजना है, पूर्ण नाम है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, 2022 में स्टार्ट की गई थी और 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाने का टारगेट है। कार्य अवधि कितनी है? 5 वर्ष कार्य अवधि है, 22 से 27 तक चलेगी पीएम श्री योजना, ठीक है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया याद रखना, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। समग्र शिक्षा योजना स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना है, 2018 में लॉन्च की गई है समग्र शिक्षा योजना। और शिक्षा योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि में 21-22 से 25-26 तक है। ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से लोकप्रिय है ये उल्लास। और ये 22 से 27 तक का जो है ये अवधि क्या है? 22 से 27। निपुण भारत पूर्ण नाम का नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण का पूरा नाम है ये, ठीक है। इसको 5 जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया है। देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करने पर केंद्रित है। टारगेट क्या है? 2026-27 तक प्राप्त करने की योजना है। इसका लक्ष्य जो है 2026-27 तक प्राप्त करेंगे। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, 27 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारे योजनाएं जो सरकार चला रही है शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। पीएम श्री, समग्र शिक्षा योजना, उल्लास, निपुण कार्यक्रम चल रहा है और निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है सरकार का। अगला है नमो ड्रोन दीदी योजना। अब ये क्या है? ये है भारतीय उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक। और लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस है, फॉस्फेटिक है, पोटास है, खनिज है इत्यादि अपर्याप्त उपलब्धता के कारण जो है यह उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। हम आयात भी करते हैं। यहाँ देखो 28 अक्टूबर 2024 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब? 29 नवंबर 2023 को। सेंटर सेक्टर स्कीम है। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ भी किया गया है इस योजना के तहत। 24-25 से 25-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय कितना है? 1261 करोड़ रुपए है। 1261 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे, इसमें लगेंगे, ठीक है। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000, ये याद रखना, 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं 15,000, ठीक है। उन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ड्रोन प्रदान करेगी। कौन? केंद्र सरकार। कौन जो है? केंद्र सरकार ड्रोन देगी उनको। इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु किराए पर दिए जा सकेंगे, ठीक है।
फर्टिलाइजर को छिड़कने के लिए, फर्टिलाइजर को जो है यहाँ पर यहाँ देखो, ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। ठीक, कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो याद रखना, देखो 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोन जो है उर्वरक जो कंपनी है उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी के बचे कितने, 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी। एक ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरणों की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए है एक ड्रोन के लिए। तो जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ड्रोन की 80% लागत केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से दी जाएगी, मतलब 8 लाख रुपए तक केंद्र सरकार हेल्प देगी, बाकी 2 लाख रुपए उनको खुद लगाने पड़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में से एक एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उनको ट्रेंड किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ड्रोन चला सके। ठीक है, इस योजना के तहत जो है ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण करके उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ड्रोन दीदी के रूप में जो है इनको ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को 77 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। ठीक, 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है इतनी न्यूज इसमें इंपॉर्टेंट। तो ये अभी यहाँ तक रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।